तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 10th का मॉडल पेपर और आज मैं बताऊंगा साइंस का पूरा सॉल्यूशन A to Z फर्स्ट से लास्ट तक, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। मॉडल पेपर आप लोगों को ये बताता है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, ठीक है। और पिछले वीडियोस में मैथ का जो सॉल्यूशन दिए हम उस पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया है कि इंग्लिश में भी बताइए। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। So if you are a Hindi medium and if you are a English medium then both of students can watch this video। तो दोनों मीडियम के विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मॉडल पेपर को समझना बहुत जरूरी है, कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, और इसमें मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जो भी होता है सब कर दीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जान लीजिए कि 10th का जो साइंस है आप लोगों का उस पर 80 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का। हर सब्जेक्ट में 90 मार्क्स का है, लेकिन आप लोगों का साइंस में जो है वो 80 मार्क्स का होगा। यहां तक क्लियर है। और 80 मार्क्स में दोस्तों 30% एक नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। तो इस 80 में से 30 नंबर जो है आप लोगों का एक नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाइक फिल इन द ब्लैंक, लाइक MCQs आप लोगों का बहुविकल्पी दे सकता है, या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करें दे सकता है, या फिर डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो लगभग 30% मतलब 80 का 30% कितना हुआ? लगभग 24। तो 23 से 24 क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है, या फिर पूछ देगा डायरेक्ट, तो उसको कहते हैं एक नंबर मिलेगा। तो एक नंबर वाले क्वेश्चन कितने आएंगे? लगभग 24 से 25 प्रश्न जो है एक नंबर वाला आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो यहां देखिए, तो 80 मार्क्स आप लोगों का रिटर्न होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, यहां पर आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि किसका सॉल्यूशन क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिगजैग लाइन। तो लाइट जो है हमेशा किस रेखा पे गमन करती है? प्रकाश की किरण हमेशा सरल रेखा पे गमन करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यह आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। तो लाइट किस लाइन में ट्रेवल करता है? वो स्ट्रेट लाइन में। प्रकाश की किरण कभी भी ना ऐसे जाती है और ना ही ऐसे जाता है, प्रकाश की किरण हमेशा स्ट्रेट जाती है। समझ में आ गया? सीधा। तो प्रकाश की किरण हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। चलिए ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मींस, वैक्यूम किसको कहते हैं? जहां एयर नहीं है, लाइक स्पेस, अंतरिक्ष। मान लेते हैं अंतरिक्ष में पूछ देगा प्रकाश की चाल कितनी है, तो क्या होगा? वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देन यू विल हैव टू आंसर दिया 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, keep in your mind 3 into 10 to the power 8 meter per second is the speed of light in vacuum. ये जो है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यहाँ याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो ए होगा, सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 2 में निर्वात की प्रकाश की चाल, ऑप्शन नंबर ए जो है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ये राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या लिखा है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है, नियर पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू सी क्लियरली इज। यानी जो नियर पॉइंट कितना होता है ताकि ऑब्जेक्ट जो है एकदम क्लियरली विजिबल हो। जैसे कि हमें आ जाएंगे कैमरा में बहुत नजदीक आ जाएंगे तो आप लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि क्लियर दिखे? 25 सेंटीमीटर, ना कि 25 मीटर और ना ही किलोमीटर। आप लोगों को यहां ध्यान देना है, 25 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट फॉर क्लियर विजिबिलिटी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों का 25 सेंटीमीटर जहां भी ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिए, वो राइट आंसर होगा। यहां तक समझ में आ गया। तो इसका 3 का जो है दोस्तों, ख नंबर 3 का जो बी नंबर आंसर राइट होगा 25 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, नेम द डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करेंट पासिंग थ्रू अ इलेक्ट्रिक वायर। क्या कहेंगे? उस डिवाइस का नाम बताइए जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा कि इस इलेक्ट्रिक तार पे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं, ठीक है, उस यंत्र को क्या कहते हैं। मतलब साधारण सा सीधा पूछेगा कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे उसको? एमीटर। तो यहाँ ऑप्शन में आप लोगों का दिया हुआ एमीटर, वोल्ट मीटर,
थर्मामीटर, मोनोमीटर। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ इलेक्ट्रिक वायर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है V बाय आई, V अपॉन आई का अनुपात कहलाता है। V अपॉन आई क्या कहेंगे इसको? इट इज रिलेटेड विथ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किससे संबंधित है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ओम का सिंबल ऐसे होता है ना, 10 ओम, 12 ओम, 14 ओम, इसको क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस मतलब विद्युत प्रतिरोध। तो V बाय आई मतलब V अपॉन आई ये किससे संबंधित है? प्रतिरोध से संबंधित है। यानी आप लोगों का इसका जो राइट आंसर होगा 5th नंबर का वो होगा A नंबर, मतलब क नंबर। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। आप लोगों से एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि भी पूछ देगा, तो यहाँ ये समझ में आ गया विभवांतर का संकेत क्या है, धारा का संकेत क्या है, प्रतिरोध का संकेत क्या है, ये सब आप लोग याद रखेंगे। व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्ट। दिस आर द क्वेश्चन दैट आर कॉमनली आस्क्ड इन योर एग्जाम, सो प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड का 1, अ केमिकल रिएक्शन हैज बीन गिवन हियर। एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, देख सकते हैं Fe2O3 प्लस 2Al, प्रोडक्ट क्या है? Al2O3 प्लस 2Fe। तो यह कौन सा रिएक्शन है? दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Fe जो है वो क्या किया है? अकेला हो गया यहाँ पर, और Al2 जो है यहाँ पर आ गया है, तो इसको क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया इसको कहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 का 2, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर में, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर। ओके, तो एसिटिक एसिड, इसका जो राइट आंसर है वो एसिटिक एसिड होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी क नंबर जो आप लोगों का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3rd नंबर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl is the chemical formula of normal salt that we are using in our daily food. Okay? तो NaCl क्या है? साधारण नमक का सूत्र होता है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन का pH मान 5 है, वह क्या होगा? Then what is this? एसिड और बेस? What's your answer? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया कि जो पीएच पेपर है वो आप लोगों का आएगा एग्जाम में, ये होता है 0 से 14 तक होता है, यहाँ पर 7 होता है। यदि बिलो 7 होता है तो वो क्या होगा? एसिडिक होगा, और यदि अबव 7 होगा तो वो क्या होगा? बेस होगा। ये याद रखिएगा कि 7 से ज्यादा हो जाता है तो वो बेस हो जाता है, और 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, और यदि 7 पर आ जाता है तो उसको न्यूट्रल कहेंगे, यानी वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही बेस होगा। तो आपसे इस क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, पूछ देगा कि 8 है तो क्या है? बेस है। पूछ देगा 4 है तो क्या है? एसिडिक है। तो यहाँ पूछा है 5 है तो क्या होगा? एसिडिक होगा, अम्ल होगा इसका आंसर। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इसको प्रिपेयर वेल अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? ये भी मैंने क्लास में बताया है। CaOCl2 क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। अब इसका उपयोग भी पूछ देगा एग्जाम में कि इसका प्रयोग क्या है। तो मैंने ये बताया था कि कुएं में जो पानी में दिया जाता है, जल में छोटे छोटे जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, क्लास में मैंने पढ़ाया है। तो इसका नाम क्या है? विरंजक चूर्ण, जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ओके, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज अ फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थानों में भरें। फिल इन द ब्लैंक्स, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है 3 का A। ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है तो उसकी फोकस दूरी F होगी। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर
is r, then its focal distance will be। यानी क्या पूछा है आप लोगों को, ये क्लास में मैंने बता दिया है कि यदि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो क्या पूछता है कि वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है दोस्तों, यहां से यहां तक जो होता है इसको r कहते हैं, और जो ये जो बीच में होता है इसको कहते हैं f। ठीक है, यानी r बराबर होता है 2f, यानी f बराबर हो जाएगा r/2। ये संबंध होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, और फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, हाफ ऑफ द कर्वेचर। ये समझ में आ गया। तो ये इसका आधा होता है, ये लिख दीजिएगा एग्जाम में। तो यहां लिख जाएगा फोकस दूरी f बराबर r/2। इसका आंसर क्या होगा, r/2 इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर। आवेश का SI मात्रक, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। I have already told you SI units are very important. SI units like electric current, SI unit of power of lens, SI unit of electric current, SI unit of electric resistance, SI unit of electric volt. These are very important questions that are commonly asked in your exam. तो इस पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, आवेश का SI मात्रक, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, कूलॉम। कूलॉम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एल्केन का सामान्य सूत्र है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ये एग्जाम में आएगा, हो सकता है एल्केन ना पूछे आपसे, अल्काइन पूछ दे। तो कितना लोगों को पता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, डू यू नो दिस। तो एल्केन ध्यान देंगे, अल्केन का होता है CnH2n+2, सिंगल बॉन्ड होता है। ये भी पूछेगा कि एल्केन में डबल, सिंगल, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो आप लोगों को सिंगल बॉन्ड याद रखिएगा, इसका क्लास हम करा देंगे। CnH2n+2 अल्केन, दैट इज अ सिंगल बॉन्ड। CnH2n ये होगा डबल बॉन्ड, जिसको अल्कीन कहते हैं, और CnH2n-2 ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, इसको अल्काइन कहते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। मॉडल पेपर ये क्वेश्चन दिया है, मतलब इससे क्वेश्चन आएगा, तीनों में से कुछ भी पूछ देगा, कोई जरूरी नहीं है एल्केन पूछेगा। तो अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, अल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, और अल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। ओके, कीप इन योर माइंड, दिस आर very इंपॉर्टेंट एंड मे बी कम इन योर एग्जाम। इज दैट क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। नेम द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। कितने लोगों को पता है एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होती है उसको क्या कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच जो रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आपसे एग्जाम में यह भी पूछेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, नमक और लवण और जल बना देता है। यहाँ नमक और लवण तो एक ही हुआ, तो लवण और जल का निर्माण होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार की जब आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, लवण और जल प्रोड्यूस होता है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश वाले लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम ये तो आप पहले से जानते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम क्या है दोस्तों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होता है। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द टेंजेंट ऑल आर इन अ सेम पॉइंट। ये होता है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। ठीक है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। और इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द टेंजेंट बिटवीन देम ऑल आर इन अ सेम पॉइंट। ठीक है, और इसका जो सेकेंड लॉ क्या है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर। तो रिफ्लेक्शन का आपका लॉस पूछा जा सकता है या फिर रिफ्रैक्शन भी पूछ सकता है।
प्रकाश का परावर्तन तो पूछ लिया, अब अपवर्तन भी पूछ सकता है। तो अपवर्तन कितने लोगों को पता है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा हमको, ठीक है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है आप परावर्तन पूछेगा, नियम पूछ रहा है तो हो सकता है अपवर्तन का नियम पूछ दे, तो पूछ देगा तो तैयार तो रहना पड़ेगा। तो कितने लोग तैयार है कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग को लिखें। व्हाट आर द एनी टू यूजेस ऑफ, राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर आप लोगों को पता है कि व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज होता है, सोलर जो सौर भट्टी होता है उस पर यूज होता है, ठीक है। तो कई यूजेस हैं, तो आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। यूजेस पूछा जाएगा, जैसे कि अवतल पूछ दिया, उत्तल भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अवतल और उत्तल का यूज हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अवतल का यूज पूछा, हो सकता है उत्तल का यूज पूछ दे, तो दर्पण का यूज आप लोगों को पढ़ना है, दर्पण का यूज से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 3 चालक जिनके प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, 3 चालक है, 3 प्रतिरोध है और तीनों प्रतिरोध का मात्रा दिया हुआ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑल आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, तो उसका कंबाइंड जो है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो कैसे निकालेंगे देख सकते हैं, यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है 9, क्वेश्चन नंबर 9 R1 लिखेंगे कितना, सबसे पहले लिख दीजिएगा एक विद्युत परिपथ ऐसे बना देना है, ऐसे दे देना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, इस तरह से दे देना है। इसको मान लेते हैं दिस इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट, और यहां पर दे देंगे 2 ओम, ये कितना है 4 ओम, ये कितना है 6 ओम, ठीक है। तो यहां लिखेंगे R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू कितना है 4 ओम, R3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 ओम, ठीक है। तो RS, S मीन सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंस, तो कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कब होगा, जब श्रेणी क्रम में रहेगा तब, जब सीरीज में रहेगा तब, ठीक है। तो ये जोड़ देना सबको, 2 ओम प्लस कितना है 4 ओम प्लस 6 ओम, तो कितना होगा 2 4 6 और 6 12 ओम, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ये 12 ओम आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यदि श्रेणी क्रम में होगा तो इस तरह से एक फिगर बना दीजिएगा, यदि समानांतर पैरेलल सीरीज में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ऐसे, फिर ऐसे होता है ना, ऐसे समानांतर क्रम, तो इस तरह से आप लोगों को बना देना है, ठीक है। यहां समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन अ केरोसिन ऑयल। तो सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो के रखा जाता है दोस्तों, तो क्या इसका उत्तर लिखेंगे कि सोडियम जो है एक अति अभिक्रियाशील धातु है जो वायु के संपर्क में आने से जल उठता है, ठीक है, इसलिए उसको किस पे रखा जाता है, केरोसिन तेल पे रखा जाता है। समझ में आ गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक ऐसी धातु का नाम बताओ जिसको चाकू से काट सकते हैं, तो ये होगा सोडियम, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये आप लोगों को जानकारी होगी ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को संतुलित करना आता ही नहीं है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है 11 का 1 N2 प्लस H2 ये प्रोड्यूस करता है NH3। NH3 क्या है, अमोनिया का सूत्र होता है, ठीक है। इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले लिख दीजिएगा एक बार क्वेश्चन को, H2 ये होगा NH3। तो कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले N इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 करना होगा। मैंने संतुलित करने बताया आप लोगों को कैसे संतुलित किया जाता है। बहुत से विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि संतुलित हो ही नहीं रहा है, तो संतुलित करने मैंने बता दिया है कैसे होता है, क्लास जाकर के देख लीजिएगा। तो सबसे पहले n को हम बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, किसी को भी बढ़ा देना है, घटाना नहीं है। तो क्या होगा N2 प्लस H2 NH3 है, तो यहां देख सकते हैं n को 2 ठो करना पड़ेगा, तो यहां पर 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो n 2 हो गया, H कितना हो गया 6 ठो हो गया, तो अब इधर भी H 6 ठो कर देंगे, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 दूने 6, तो H जो है 6 हो गया, N 2 ठो H 6 ठो, यहाँ पर N 2 ठो H छोटो, ये 2 जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ये बैलेंस हो गया। समझ में आ गया। तो ये 1 नंबर का हो गया। सेकेंड नंबर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, बहुत आसान सा है कि Fe प्लस H2O ये प्रोड्यूस करता है Fe3
3O4 Fe3O4 प्लस H2। इसको कैसे बैलेंस करेंगे दोस्तों? Fe कितना है? 1, इधर है 3, मतलब इधर भी 3 करना होगा। H 2 ठो है, H यहाँ भी 2 ठो है, O इधर 1 है, O यहाँ 4 है। ठीक है, तो हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए Fe को यदि यहाँ 3 लिख दिया जाए तो Fe तो बैलेंस हो जाएगा। O जो है 4 करना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो Fe बैलेंस हो गया। अब H पर आते हैं, H 2 है, H भी 2 है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब H को हम लोग O को कितना करना है? 4 करना है। तो O को 4 करने के लिए यहाँ एक O है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो देखिए तो O 4 हो गया, लेकिन H अब 8 हो गया। H कितना हो गया? 8 हो गया। तो उधर भी H को हम लोग 8 को करेंगे तो 2 को किसी मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 8 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब देखिए तो बैलेंस हुआ, Fe 3, Fe यहाँ भी 3, H 8, O 4, इट्स बैलेंस्ड। ठीक है, ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से आप दोनों रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं आसान तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। चलिए अगला क्वेश्चन 12th नंबर, एक धातु का नाम अथवा संकेत लिखें जो द्रव अवस्था में रखी जाती है। ठीक है, एक धातु का नाम अथवा संकेत लिखना है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेम अ मेटल दैट इज फाउंड इन अ लिक्विड फॉर्म, या फिर नॉन मेटल भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा जब मेटल पूछेगा लिक्विड फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? Hg। इसको क्या कहते हैं? पारा। जो थर्मामीटर में प्रयोग होता है, जब जो डॉक्टर प्रेस करते तो वो ऊपर नीचे चलता है, देख सकते हैं। थर्मामीटर में जो होता है Hg, ये होता है पारा। इसको क्या कहेंगे? पारा इज अ टाइप ऑफ मेटल दैट इज ऑलवेज फाउंड इन अ लिक्विड फॉर्म, एंड ब्रोमीन इज अ टाइप ऑफ नॉन मेटल दैट इज फाउंड इन अ लिक्विड फॉर्म। तो जब अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होगा, और जब धातु पूछेगा तो पारा होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं कि एक ऐसी अधातु का नाम अथवा संकेत लिखे जो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है। ठीक है, इट इज अ नॉन मेटल एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है और इसका संशोधन किस प्रकार संभव है? व्हाट इज शॉर्ट साइटनेस, व्हाट आर इट्स रीजन, हाउ इज इट्स करेक्शंस पॉसिबल? तो निकट दृष्टि दोष क्या है, ये क्यों होता है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो हो सकता है दूरदृष्टि दोष भी पूछ दे, शॉर्ट साइटनेस पूछा है, लॉन्ग साइटनेस भी पूछ सकता है। तो दोनों को आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम में। ये समझ में आ गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए, नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु क्या हो, बढ़िया से दिखेगा लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखे, उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का चीज दिखेगा, ठीक है, दूर का चीज नहीं दिखेगा। और दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का चीज दिखेगा और निकट वाला नहीं देखेगा। किसी को कंफ्यूजन है तो अभी भी बताइए, निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखेगा, उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग नजदीक का वस्तु देख पाएंगे लेकिन दूर का वस्तु नहीं देख सकता है, उसको निकट दृष्टि दोष शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। और लॉन्ग साइटनेस में दूर का वस्तु दिखेगा लेकिन निकट का वस्तु नहीं दिखेगा, उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो इसको दूर करने का उपाय, इसका कारण, तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष का सबसे पहला कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, और दूसरा कारण है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना है। ठीक है, यानी आई लेंस जो होता है उसका जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा जब मोटा हो जाता है तब शॉर्ट साइटनेस हो जाता है, और नेत्र जो गोलक है वो आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटनेस का ये रीजन है। समझ में आ गया? अब इसको कैसे हम लोग दूर करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा कि उचित फोकस दूरी का, ठीक है, उचित फोकस दूरी का जो अवतल लेंस है उसका प्रयोग करेंगे चश्मे के तौर पर, तो उस निकट दृष्टि दोष से हम लोग बच सकते हैं और आप लोगों को अच्छा दिखेगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसका निकट दृष्टि दोष क्या है पहले ये लिखना है, शॉर्ट साइटनेस का डेफिनेशन लिखना है कि नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु जब स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसका कारण 1 नंबर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, और इसका दूसरा कारण क्या लिखेंगे कि जो आई लेंस होता है
ठीक है, जो नेत्र लेंस होता है उसका आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। तो वो दो कारण हो गया। इसको दूर कैसे करेंगे? उचित फोकस दूरी का हम लोग क्या करेंगे, अवतल लेंस का चश्मा यूज करेंगे, तो वो निकट दृष्टि दोष खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर विजिबिलिटी जो वो क्लियर होगी। तो ये निकट दृष्टि दोष का क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है, कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया का व्याख्या करना है। एक एक एग्जाम्पल के साथ बताना है कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का देना है और एक रिडक्शन रिएक्शन का देना है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है दोस्तों? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसपे क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता हो और हाइड्रोजन का वियोग होता हो, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। है जिसपे हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता हो, उसको कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं उपचयन और उसको कहते हैं अपचयन, एक दूसरे का दोनों का ऑपोजिट। तो उपचयन जो ऑक्सीडेशन का आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे Mg+O2, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? MgO प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ क्या था? ऑक्सीजन का ये संयोग हो गया, तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, और जैसे कि दे देगा H2+O2, तो ये क्या बना देता है? H2O, तो इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गया? इसको कहते हैं अपचयन और इसको कहते हैं उपचयन। तो इस प्रकार से कोई भी आप दो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर के इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर कि निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो ऑक्सीकरण और अपचयन आप लोगों से पूछ लिया अभिक्रिया, यहाँ पर आप लोगों से उष्माशोषी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक जो रिएक्शन हम पढ़ाए थे वो सब रिएक्शन भी पूछा जा सकता है कि एक उष्माक्षेपी का अभिक्रिया दो, एक उष्माशोषी का अभिक्रिया का एग्जांपल दो। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। तो जितना भी केमिकल रिएक्शन का टाइप्स है वो आप लोगों को माइंड में लेके जाना है एग्जाम हॉल में। समझ में आ गया? चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कि निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? NaOH। दूसरा पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होगा CaO। नेक्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका होगा HCl। तो यहां मतलब आप लोगों से पूछ देगा। अब ये नहीं पूछेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH। तो उस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड पूछ देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड पूछ दिया जाएगा, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पूछ देंगे। तो इस प्रकार से कोई भी फॉर्मूला पूछ सकता है जो आपके बुक में है। तो जो भी आपके बुक में है उतना सबको फॉर्मूला को याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ सकता है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, वो सब चीज को भूलना नहीं है। ठीक है, जो मॉडल पेपर में है इस मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? इसे क्वेश्चन आएगा। अगला देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं एग्जांपल। तो सबका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि दर्पण सूत्र व आवर्धन का सूत्र लिखिए। राइट डाउन द लेंस फॉर्मूला एंड फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेंस। तो दोस्तों यहाँ गड़बड़ कर दिया ये कि पूछ रहा है दर्पण सूत्र और इंग्लिश में लिख दिया है लेंस सूत्र। तो ये तो गलत है, यहाँ पर मिस टाइप हो गया होगा। राइट डाउन द लेंस फॉर्मूला एंड फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेंस। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा बुक पे जाके, NCERT 10.2 एग्जाम्पल। ठीक है, 10.2 एग्जाम्पल, उस पर पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये दर्पण सूत्र है। ठीक है, ये दर्पण सूत्र से संबंधित है, मिरर का क्वेश्चन है, लेंस का क्वेश्चन नहीं है। इंग्लिश में लेंस लिख दिया है लेकिन ये मिरर का क्वेश्चन है। समझ में आ गया? तो 10.2 एग्जाम्पल NCERT में आप लोग जाकर के देखिए, उस पर पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का दिया हुआ है। लेकिन यहां एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जोड़ दिया है कि दर्पण सूत्र व आवर्धन सूत्र लिखिए। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/F = 1/U + 1/V। ठीक है, ये दर्पण सूत्र हो गया। और आवर्धन कैसे निकालते हैं? M = -V/U। इस प्रकार से ये दो सूत्र पहले आप लोग को लिखना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बनाएंगे हम लोग। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को कहां मिलेगा? अभी मैं यदि सॉल्यूशन कराता रहूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है सॉल्व करके। तो NCERT बुक में 10.2 एग्जाम्पल जाकर के आप लोग बनाइए, अच्छी तरह से वहां बता दिया गया है। और यहां थोड़ा सा मुझसे जान लीजिए कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होता है और उसका जो बिंब दूरी है वो ऋणात्मक होगा। यानी F जो है आप लोगों को नेगेटिव लेना है और U जो है वो आप लोगों को नेगेटिव लेना है। समझ में आ गया? और आगे इस क्वेश्चन को बनाना है। तो NCERT बुक में
10.2 एग्जाम्पल जाकर के आप लोग बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सेम टू सेम यही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक का जितना न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो सबको बनाना बहुत जरूरी है, उससे क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जितना न्यूमेरिकल है उसका एक हम अलग क्लास बनाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि मॉडल पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब न्यूमेरिकल आएगा। तो दर्पण सूत्र से संबंधित, लेंस सूत्र से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल सहित, उसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर आप लोगों को ये सब सॉल्यूशन मैं करा करके दे दूंगा। समझ में आ गया? तो इसको आप लोग बना सकते हैं, जाकर के एग्जांपल में बनाइए, और यदि नहीं तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करा करके दूंगा, उसका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम। ये हम पढ़ा चुके हैं, ओम का नियम कैसे होता है विद्युत चैप्टर में। मेरा विद्युत चैप्टर जाकर के देखिए, 10th का मैंने पढ़ा दिया, उसका क्लास ऑलरेडी लिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन वहां से है, विद्युत चैप्टर का ओम का नियम को प्रायोगिक रूप से कैसे प्रूफ करना है ये पढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है धातु और अधातु, कोई 5 अंतर लिखिए। धातु अधातु चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया दोस्तों। धातु अधातु से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ऐसी धातु बताओ जो चाकू से काट सकते हैं, एक ऐसी धातु बताओ जो किरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है, इस प्रकार से एक ऐसी धातु बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है, एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में होता है, एक ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में होता है। इस प्रकार कई क्वेश्चंस धातु अधातु चैप्टर से बनेगा। तो धातु अधातु चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ाएंगे हम। धातु अधातु चैप्टर का अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, और उस चैप्टर में धातु अधातु से संबंधित जितना क्वेश्चन है सब हम करा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। चलिए निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र पूछ रहा है। इथेनोइक अम्ल, मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, बेंजीन, ठीक है। तो इसको बनाना कैसे है ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग बनाएंगे। इस चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, लेकिन पूरा क्लास नहीं हुआ है। इस चैप्टर को भी करा देंगे, बहुत जल्द करा दिया जाएगा। देखिए आप लोगों को सबसे पहले इतना याद रखना है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, डेकेन 10 तक है, लेकिन आप लोगों का 10th में सिर्फ 6 ही तक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इतना आएगा, इतना पढ़ा देंगे हम। चैप्टर 4 जो है कार्बन का, वो पढ़ा दिया जाएगा। खैर यहां पर देख सकते हैं इथेनोइक एसिड, इसका होता है CH3COOH, ठीक है। अगला है मीथेन, ये होता है CH4। नेक्स्ट है प्रोपेन। प्रोपेन मतलब कितना नंबर? 3 नंबर कि 4 नंबर? मीथेन, इथेन, प्रोपेन 3 नंबर, मतलब कितना होगा? C3H8, ये हो जाएगा प्रोपेन। अगला पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 नंबर, तो इसका सूत्र क्या होगा? C5H12। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन। बेंजीन का होता है C6H6। समझ में आ गया? इतना क्वेश्चन आप लोगों का मॉडल पेपर में है। तो इन सब का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने हम बताएंगे, इन सब का स्पेशल क्लास लाऊंगा। एल्केन एल्किन ग्रुप का बताऊंगा कि कहां सिंगल बॉन्ड होता है, कहां डबल बॉन्ड होता है, कैसे साइक्लोपेंटेन का बनाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इसका चैप्टर वाइज अलग मैं आप लोगों को बता के दूंगा, तो अभी इसमें मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं, चैप्टर का अलग क्लास कराएंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। बायोलॉजी में चलते हैं, ग्रुप बी। मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। तो वृक्क मतलब किडनी, इसका क्या काम है? इसका काम है यूरिन को फिल्टर करना। ये क्या होगा? उत्सर्जन, एक्सक्रेशन जिसको कहते हैं। समझ में आ गया? तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रेशन। तो इसका आंसर ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है उसके लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सनलाइट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो सब जरूरी है, तो ऑल ऑफ दिस इसका होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम दोस्तों याद रखिएगा, ये पूछा जाता है जाइलम और फाइलम। जाइलम का काम है जल को पहुंचाना, और फाइलम का काम है पोषक तत्वों को पौधे के हर अंग तक पहुंचाना। तो जाइलम फाइलम पूछा जाएगा। तो जाइलम इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल का वहन, ठीक है, ए नंबर आंसर होगा। चलिए 4th नंबर, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए अंडाशय ये है, गर्भाशय ये भी है, शुक्रवाहिका ये नहीं है, ठीक है, और डिंब वाहिनी ये है। तो यानी शुक्रवाहिका जो नहीं है, क्योंकि वह जो क्या होता है वो नर मादा,
क्योंकि वह जो है नर जनन तंत्र का भाग है और बाकी जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है। ये क्लियर हो गया, तो इसका आंसर होगा शुक्रवाहिका। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि ओड़हुल किस प्रकार का पुष्प है। ठीक है, ओड़हुल जो है वो किस प्रकार का पुष्प है, तो यहां इसका आंसर है द्विलिंगी, एक लिंगी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। इसका जो राइट आंसर होगा वो बाइसेक्सुअल इसका राइट आंसर होगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरें। 20 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि डैश और डैश जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण दे सकते हैं आप। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स फ्यूल, ठीक है, जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल्स फ्यूल, जैसे कोयला दे दीजिएगा एक ठो, एक पेट्रोल दे दीजिएगा, तो ये दो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि रक्त के दो कार्य लिखे। रक्त का कोई दो कार्य लिखना है, तो रक्त का दोस्तों दो कार्य क्या लिखेंगे आप लोग यहां बताइए। तो दोस्तों रक्त का दो कार्य लिखना है, ठीक है, रक्त का दो कार्य क्या लिखेंगे। यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ ब्लड, ठीक है, दो फंक्शन लिखना ब्लड का। तो रक्त का दो कार्य क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो उस ऑक्सीजन को शरीर के ईच पार्ट में पहुंचाने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। ठीक है,